वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 लोस्ट स्प्रिंग। इसमें हमारी जो सेकंड स्टोरी थी मुकेश वाली वो हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बताया था कि मुकेश का जो पूरा परिवार है, मुकेश के आसपास के जितने भी जो लोग हैं वो सभी एक ही व्यवसाय यानी कि चूड़ी बनाने का जो काम है उसमें लगे हुए थे। और इसमें हमने बताया था कि वो लोग जो थे वो एक अंधेरी काल कोठरी में काम किया करते थे और उनकी जो आंखें थी वो अंधेरे को ज़्यादा एडजस्टमेंट कर पाती थी बजाय रोशनी के। और इस प्रकार से उन्होंने जो अपने आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे एक वयस्क होने से पहले ही गंवा दी गई है। अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। सविता ए गर्ल यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक युवा लड़की, ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब का मतलब एक भद्दी सी, पिंक ड्रेस में यानी कि गुलाबी जो ड्रेस है उसमें एक लड़की है जिसका नाम है सविता। सिट्स, वो बैठी हुई है, अलॉन्ग साइड, बगल में, एन एल्डरली वुमेन, एक उम्र दराज औरत है उसके पास में। तो सविता एक उम्र दराज जो औरत है उसके पास में भद्दी सी गुलाबी सी ड्रेस जो पहनी हुई बैठी हुई है और क्या कर रही है, शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो कांच के टुकड़ों को टाँका लगा रही है। शोल्डर का मतलब क्या हो गया, टाँका लगाना, तो वो कांच के टुकड़ों को टाँका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसा कि जो उसके हाथ है मूव जो चलते हैं मैकेनिकल यानी मशीन के तौर पर, यानी कि जैसे कि उसके जो हाथ है वो एक तरीके से जैसे मशीन चलती है उसकी तरह चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि मशीन का एक चिमटा जो होता है, जो मशीन होती है उसके चिमटे जो होते हैं, टोंग का मतलब क्या हो गया, चिमटा, तो मशीन के जैसे चिमटे होते हैं उसकी तरह उसके हाथ चलते हैं। अब मशीन आपने देखा होगा मशीन की रफ्तार किस प्रकार चलती है, उसी तरीके से उसके हाथ वो काम करते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ सी नोज, अगर वो जानती, द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि मुझे उसे पता चलता है किस बात का, कि इन चूड़ियों की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी का मतलब आपने क्या बताया है, पवित्रता, कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब उसे इसे चूड़ियों की पवित्रता का पता चलेगा। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो मदद करती है। क्या उसे इस बात का पता भी है कि इन चूड़ियों की क्या पवित्रता है, मुझे इस बात से आश्चर्य होता है। इट सिंबल्स, इट सैम्बोलिज, सैम्बोलिज का मतलब होता है प्रतीक होना, यह प्रतीक होता है एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग का, यह भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादियों में, विवाहों में ये ऑस्पिशियसनेस होता है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होगा शुभ घड़ी, या कह सकते हैं शुभत्व, एक तरीके से कह सकते हैं शुभ चीज़ें जो होती है। तो ये विवाह आदि समारोह में बिल्कुल शुभत्व यानी कि एक अच्छी मनोकामना वाली चीज़ होती है। इट विल डान ऑन हर सडनली, यह अच्छा जब उसे पता होगा, इट विल डान ऑन का मतलब है उसे मालूम पड़ना, जब उसे मालूम पड़ेगा, सडनली अचानक से, वन डे एक दिन, वैन हर हेड, जब उसका सिर, इज ड्रैप्ड विथ रेड वॉइल, जब उसका जो सिर है वो लाल घूंघट से ढका होगा। वेल का मतलब हो गया घूंघट और ड्रैप का मतलब ढका हुआ। एक दिन उसे जब पता पड़ेगा जब उसका जो सिर है वो लाल घूंघट से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके जो हाथ है वो लाल रंग से रंगे होंगे। विथ हीना, किससे, मेहंदी से, जब उसके जो हाथ है वो मेहंदी से लाल रंगे होंगे। एट रेड बेंगल्स, और लाल जो चूड़ियाँ हैं, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, वो उसकी कलाई में सरका दी जाएंगे। रिस्ट का मतलब क्या हो गया, कलाई, तो जो रेड बेंगल्स है, जो लाल चूड़ियाँ है वो उसकी कलाई में सरका दी जाएगी, तब उसे पता पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब उसका शादी होगी, जब उसका विवाह होगा, तब उसे इस बात का पता पड़ेगा कि जो ये चूड़ियाँ जिनको बनाने में मदद करती है वो किस चीज़ का प्रतीक है। सी विल दैन बिकम ए ब्राइड, तब उस समय पर वो एक क्या बन जाएगी, ब्राइड, ब्राइड का मतलब वधू। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके बगल में थी। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स होगो, जो कुछ बहुत साल पहले क्या बनी थी, दुल्हन बनी थी, वो ब्राइड बनी थी। सी स्टिल हैज बेंगल्स, अभी भी उसके पास चूड़ियाँ तो हैं। ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं है। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है
उस बूढ़ी औरत के साथ तुलना की जा रही है सविता की, कि सविता जो है उस बूढ़ी औरत की तरह दुल्हन बनेगी, ब्राइड बनेगी जो बहुत साल पहले बनी थी। लेकिन अब वो जो बूढ़ी औरत है उसके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं, बैंगल्स तो हैं, लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे ही उसने लेखिका ने यहाँ पर वहाँ पर जा कर के देखा तो वो जो बूढ़ी औरत है वो ये कहती है, एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेनड ऑफ जॉय। कि वो जो औरत है वो कहती है, बूढ़ी औरत जो कहती है वो भी कैसे कह रही है, इन ए वॉइस ड्रेनड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जो बिल्कुल आनंद से रहित है। ड्रेनड है, ड्रेन का मतलब दूर है, ऑफ जॉय आनंद से। वो क्या कहती है वो औरत, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ऐसा कहना है उस बूढ़ी औरत का कि एक समय एक जो टाइम होता है उस टाइम भी मैंने शेर भर यानी कि भरपेट जो खाना है वो नहीं खाया। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, उसने यहाँ तक कि एक भरपेट जो भोजन है, वन फुल मील पूरा जो भोजन है उसका आनंद नहीं लिया है, इन एंटायर लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन काल में उस औरत ने अपने भरपेट जो खाने के जो आनंद है वो नहीं लिया है। दैट्स वाट, यही बस वो चीज़ें थी, यही बस चीज़ें वो चीज़ें हैं, सी हैज़ रीप्ड, जो उसने फसल उपजाई है। रीप का मतलब क्या होता है, फसल काटना या फसल उपजाना, यानी कि बस यही एक चीज़ है जिसने उसने कमाया है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, अब यहाँ उसके पति के बारे में चर्चा की जा रही है कि उसका पति एक बूढ़ा तो व्यक्ति विथ फ्लोइंग बियर्ड, और जिसकी लहराती हुई दाढ़ियाँ, फ्लोइंग बियर्ड का मतलब क्या हो गया, लहराती हुई दाढ़ियाँ। उसका पति जो उसके लहराती हुई दाढ़ियाँ थी वो कहता है, क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं चूड़ियों के सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब हो गया के सिवाय, कि मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के सिवाय। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है, इज मेक ए हाउस, ये घर बनाया है, फॉर द फैमिली, परिवार के, टू लिव इन, इसके अंदर रहने के लिए, यानी कि केवल जो मैंने ये किया है वो केवल एक मकान बनाया है इस परिवार को रहने के लिए, कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ियों बनाने काम के, तो जो कुछ मैंने बनाया है वो केवल एक मकान बनाया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। हियरिंग हिम, उसको सुन करके, वन वंडर्स, एक व्यक्ति को आश्चर्य होता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो प्राप्त किया है, ये सब जैसे उसने कहा कि मैंने तो बस एक मकान बनाया है, घर बनाया है इस हमारे परिवार को रहने के लिए, तो इस बात को सुन करके एक व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि उसने तो वो कर लिया, वाट मैनी हैव फेल्ड, जिसके लिए बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, इन देयर लाइफ टाइम, उसके जीवन काल में, यानी कि उसके जीवन काल में उसने तो वो घर तो बना लिया कम से कम, नहीं तो पूरे जो लोग थे वो तो अपने घर को भी नहीं बना पाए थे। ही हैज़ ए रूफ, उसके पास एक छत है, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर, यानी कि उस परिवार के पास में एक छत तो है कम से कम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अब देखते हैं यहाँ द क्राई, क्राई का मतलब हो गया एक तरीके से चिल्लाहट है, या कह सकते हैं एक तरीके से कराहट, दुख की जो कराहट होती है उसको कहते हैं क्राई। तो द क्राई यानी कि दुख की कराहट, किस बात का दुख है, ऑफ नॉट हैविंग टू डू, यानी कि कुछ किसी भी चीज़ को करने के लिए पैसे नहीं होना, नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं होना, टू डू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक्सेप्ट, के सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, चलाना, ऑन द बिजनेस, उस बिजनेस को, ऑफ द मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने का, यानी कि यूँ कहूँ कि चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के सिवाय किसी और काम को करने के लिए पैसे ना होने का दुख, ठीक है। नॉट हैविंग इनफ टू ईट, यहाँ तक कि इनफ, पर्याप्त खाने का भी दुख। रिंग्स इन एवरी होम, ये प्रत्येक घर को घेरे हुए हैं, ये जो दुख की करावट है वो प्रत्येक घर को घेरे हुए हैं, यानी कि ना तो लोगों के पास पैसा है किसी दूसरे व्यवसाय को करने के लिए, ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो ये जो दुख है वो प्रत्येक घर में चलता रहता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अब जो युवा जो लोग हैं, युवा जो लड़के हैं, युवा जो लोग हैं, इको, इको का मतलब होता है गूंजना, या यहाँ कहेंगे दोहराना,
तो जो युवा जो लोग हैं वो दोहराते हैं द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स है। द लेमेंट, लेमेंट का मतलब दुख या विलाप, ऑफ द एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब बड़ों का, यानी कि जो बड़े जैसे कहते आए थे वह वही रोना धोना जो है वो युवा लोग भी दिखाते हैं, युवा लोग भी वही चीज रोने धोने को दोहराते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बहुत ही कम जो चीज़ें हैं, लिटिल ना के बराबर मूवमेंट, मूव्ड हुआ, मूव्ड का मतलब ना के बराबर कोई चीज़ें बदली है इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला, यूँ मान के चलो। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड का मतलब दिमाग को, नंबिंग, नंबिंग का मतलब यूँ मान के चलो शून्य कर देने वाला, टॉयल का मतलब हो गया कठिन परिश्रम, यानी कि दिमाग को शून्य बना देने वाला जो कठिन परिश्रम है वो भी सालों का। ईयर्स का मतलब क्या हो गया, साल, यानी कि वर्षों से उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया वो कैसा बताया गया है, बिल्कुल दिमाग को शून्य कर देने वाला। तो सालों से शून्य कर देने वाला जो कठिन परिश्रम है उसने हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया, पहल, उसने सारी पहल को ही मार दिया है। पहल क्या चीज़ होती है, किसी भी काम को करने की इच्छा, किसी नए काम को करने की जो इच्छा होती है, किसी भी नए काम करने को जो जुनून होता है वो क्या कहलाता है, पहल, इनिशिएटिव। यानी कि सालों से जो वो काम करते आ रहे थे, माइंड नंबलिंग टॉयल, यानी कि शून्य कर देने वाला जो उनका कठिन परिश्रम था, उसने किसी भी काम को करने की जो पहल है उसको मार दिया है, और एबिलिटी टू ड्रीम, और यहाँ तक कि जो सपने देखने की जो योग्यता है उसको भी मार दिया है। यानी कि अब वो आके जो लोग हैं वो सपने ही नहीं देखते किसी और काम को करने का। आगे यहाँ पर लेखिका कहती है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव। लेखिका कहती है कि क्यों नहीं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेज, क्यों नहीं तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित करना, इनटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सहभागिता, यानी कि तुम अपने आप को सहभागिता में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, अपने आप को सहभागिता में इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवा लड़कों के एक ग्रुप से, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, हु हैव फॉलन, जो फंस चुका है या कह सकते हैं गिर चुका है, किसमें, इनटू द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब होता है कुचक्र, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र जो है उसको कह सकते हैं विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन का मतलब हो गया युवा लोगों, तो युवा लोग, सॉरी मध्यस्थ लोग, मिडिल मैन का मतलब क्या हो गया, मध्यस्थता करने वाले लोग, मध्यस्थता का मतलब कह सकते हैं बिचौलिए। तो मैं यहाँ पर युवा लड़कों का एक जो ग्रुप है जो मिडिल मैन यानी कि बिचौलियों का जो कुचक्र है उसमें फंस चुका है, उन्हें युवा लोगों के समूह से मैं पूछती हूँ कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और उन बिचौलियों ने फंसा रखा है, देयर फादर्स फंसा लिया था उनके पिताओं को भी, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को, यानी पिताओं के भी पिताओं को। यानी कि यूँ कहूँ कि ये सारा खेल किसका है, मिडिल मैन का है, बिचौलियों लोगों का है। उन बिचौलियों का जो कुचक्र है, विशेष सर्कल जो है, उसमें वो युवा जो लड़के हैं वो भी फंसे हुए हैं, और उस कुचक्र को में उन्होंने उसके पिताओं को भी फंसा रखा था, और साथ साथ उनके पिताओं के भी पिता, यानी कि कह सकते हैं पीढ़ियों से जो बिचौलिए है वो अपना काम करते हुए आ रहे थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, चाहे से हम संगठित क्यों नहीं हो जाए। अब यहाँ पर जैसे मैं उससे पूछती हूँ कि आप अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, तो यहाँ पर फिर जो वो युवा लड़के हैं वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, चाहे से हम संगठित ही क्यों नहीं हो जाए, वी आर द वंस, हम वो लोग हैं, हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें घसीटा जाएगा, होल्ड अप जिन्हें घसीटा जाएगा, बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। यानी कि चाहे हम संगठित ही क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम वो लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू सेंड, और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ड्रैग का मतलब भी घसीटना होता है, और ड्रैग टू जेल, और जेल में घसीट दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। इलीगल का मतलब क्या हो गया, गैर कानूनी, यानी कि कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए हमको जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस द्वारा पीटा जाएगा। दे से, वो ऐसा कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर ही नहीं है। लीडर का मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज़ को लीड करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, तो उनके वहाँ पर कोई भी लीडर नहीं है।
नो वन कुड हेल्प दैम, कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हु कुड हेल्प दैम जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंट, यानी कि चीज़ों को अलग देखने में, चीज़ों को अलग देखने में कोई व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही बना रहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नया सोचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो पिता हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे थके हुए हैं। देयर फादर्स, उनके जो पिता है, आर टायर्ड, वो इतने ही थके हुए हैं, एज ए दे आर, जितना कि वे खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे बात तो करते हैं, वो भी कैसे, एंडलेसली। एंडलेसली का मतलब लगातार, निरंतर, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो वे निरंतर बात तो करते हैं इन स्पिरल, एक घेरे में। स्पिरल का मतलब क्या हो गया, घेरा, कि वो एक घेरे में निरंतर रूप से बात तो करते रहते हैं। दैट मूव्स, वो जो घेरा है वो जाता है फ्रॉम पोवर्टी, गरीबी से, कहाँ, एपैथी। एपैथी का मतलब हो गया उदासीनता, कि ये जो घेरा है वो गरीबी से उदासीनता में चला जाता है। एंड फिर उसके बाद में टू ग्रीड, और फिर उदासीनता से लालच की ओर चला जाता है। एंड टू जस्टिस, और फिर उसके बाद में इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। और फिर ये जो घेरा है वो लालच से कहाँ चल जाता है, अन्याय की ओर। तो इस प्रकार से जो घेरा है वो अन्याय तक पहुंच जाता है। तो एक घेरे में तो बात करते हैं, वो जो घेरा है वो पहले से गरीबी में तो है ही है। गरीबी से तो कैसे बन गए, उदासीन। उदासीन का मतलब यानी कि वो कुछ समझते ही नहीं है, कुछ करना चाहते ही नहीं है, तो वो उदासीन बन गए। फिर वो उदासीन से कहाँ चले जाते हैं, लालच की ओर, और फिर लालच के बाद में कहाँ चल जाती है, अन्याय की बात पर। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो अलग अलग संसार को देखती हूँ। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनते हुए, आई सी, मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसारों को। अब दो संसारों की यहाँ पर बात की जा रही है। कौन कौन से दो संसार है, वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में जब पकड़ा हुआ है। एक तो वो संसार, कौन सा संसार की बात है, एक तो वो परिवार, काट जो फंसा हुआ है, इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। बर्डन, वो लदा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक से। स्टिग्मा का मतलब क्या हो गया, कलंक। तो कलंक है किसका, ऑफ कास्ट, कास्ट का मतलब जाति का। तो एक तो वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और जाति का जो कलंक है उसमें लदा हुआ है। इन विच, जिसमें दे आर बॉर्न, उनका जन्म हुआ। तो जिस जाति में वो जन्म हुआ उसके कलंक से वो दबे हुए हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कौन सा परिवार है, कौन सा संसार है, द वदर, दूसरी तरफ ए विशियस सर्कल, एक कुचक्र है। जबकि दूसरा संसार किसका है, एक कुचक्र है, किसका, ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों का। इसके अलावा मिडिल मैन, बिचौलियों का, साहूकार है, बिचौलिए हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को रखने वाले। कानून को रखने वाले का मतलब है जिनके अधीन कानून काम करता रहता है। आपको पता होगा कानून को ना मानने वाले भी लोग बहुत होते हैं, उनका कानून कुछ बिगाड़ता भी नहीं है, तो वो कानून को रखने वाले लोग। इसके अलावा द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब हो गया नौकरशाह। एंड पॉलिटिशियंस, और राजनेता। तो यहाँ पर देखो दो संसारों की बात हो रही है। एक तो वो परिवार, कौन सा, जो गरीबी के जाल में पकड़ा हुआ है, जाति के कलंक से दबा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ कौन सा संसार की बात हो रही है, एक चक्र बना हुआ है, किसका, जिसमें कौन कौन शामिल है, साहूकार है, बिचौलिए है, पुलिस वाले हैं, कानून को रखने वाले हैं, इसके अलावा नौकरशाह है और राजनेता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और साथ साथ उन्होंने डाल दिया है, द बैगेज, बैगेज का मतलब होता है बोझ। दोनों ही तरीके से। अब देखो नौकर, दोनों ही जो परिवार संसार है, चाहे वो नौकर साहू वालों कुचक्रों की बात क्यों नहीं हो, चाहे वो परिवार की बात क्यों नहीं हो, इन दोनों ने ही क्या किया है, बोझ डाल दिया है। बैगेज का मतलब क्या हो गया, बोझ। तो इन दोनों ही संसारों ने बोझ डाल दिया है ऑन द चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चे पर। इन दोनों ही संसारों ने बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो क्या नहीं कर पा रहा, उतार नहीं पा रहा। दैट, जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, उतार नहीं सकता, ऐसा बोझ उनके ऊपर डाल दिया है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर। अब जब वो कुछ अवेयर होता है, अवेयर का मतलब कुछ ये नहीं, वो सावधान भी होता है, कह सकते हैं एक तरीके से किसी बात चीज़ को समझने वाला होता है, उससे पहले ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेता है,
इट इस बात को एज नेचुरली एज उतनी स्वाभाविक तरीके से एज इज फादर जैसे कि उसके पिता ने उसको स्वीकार कर रखा था। यानी कि जब वो समझदार बनता है उससे पहले ही उन परिस्थितियों को उस पे उसी प्रकार से स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार से उसके पिता ने उसको पहले से ही स्वीकार कर रखा था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना वुड मीन, जिसका मतलब होगा टू डेयर, चुनौती देना। यानी कि अगर उस गांव में कोई व्यक्ति चूड़ी बनाने का काम को छोड़ करके कुछ और वो करता है तो इसका मतलब होगा कि उसने क्या किया है, टू डेयर, डेयर का मतलब चुनौती दी है। इसका मतलब उसने उसके सामने खड़े होने की एक तरीके से चुनौती दी है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और अगर कोई व्यक्ति उसको चुनौती देता है, उसकी एक तरीके से ललकारता है उसको, तो उसका मतलब क्या है, इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, उसका विकास होना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस काम को चुनौती भी देता है तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है, यही समझा जाता है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, और जब मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ, जब आई सेंस ए फ्लैश, जब मैं एक चमक जो है, फ्लैश का मतलब चमक, उसको समझती हूँ, ऑफ इट इस चीज़ की, इन मुकेश में आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। जैसे ही मैं इस बात की चमक जो है मुकेश के अंदर देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश जो है वो कहता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। ही रिपीट्स, वह दो बार से दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह एक गैराज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। गैराज आपको पता ही होगा जिसमें जो मोटर वगैरह यानी कि जो कार वगैरह सुधारी जाती है वो गैराज, तो वह गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट लेकिन द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है वो उसके घर से तो बहुत दूरी पर है। बट लेकिन द गैराज इज ए लॉन्ग वे, गैराज जो एक लंबे रास्ते पर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। तो फिर उससे जब पूछता है कि गैराज तो बहुत दूरी पर है, तो वो क्या जवाब देता है, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर डालता है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर डालना, तो वह जोर डालता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, जैसे उसने कहा कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो लेखिका उससे एक तरीके से मजाक के तौर पर कहती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन को उड़ाने का सपना भी देखते हो। डू यू ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ ए फ्लाइंग ए प्लेन, कि तुम क्या एक प्लेन को उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक से शांत हो जाता है और क्या कहता है, नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए, यानी कि जमीन की तरफ टकटकी लगा करके देखते हुए। स्टेयरिंग का मतलब कह सकते हैं घूरना, एक चीज़ को देखना या टकटकी लगा करके देखना, तो इस प्रकार से वो कहता है। इन एज स्मॉल मरमर, उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, क्या एक शर्मिंदगी है। उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में, मरमर में एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट टर्नड इनटू रेग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक तरीके से हम कह सकते हैं शर्मिंदगी देखी जा सकती है, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली। इसका मतलब यह है उसको इस बात के कहने का कोई पछतावा नहीं है, उसने बिल्कुल सही कहा है। ही इज कंटेंट, वो बिल्कुल संतुष्ट है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट, कि वो बिल्कुल संतुष्ट है ऐसा सपना देख करके। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का सपना देख करके। दैट ही सीज, जिसे वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, तेजी से दौड़ती हुई। कारों को कैसे देखता है वो, हर्टलिंग डाउन। हर्टलिंग डाउन का मतलब तेजी से चक्कर खाती हुई या तेजी से दौड़ती हुई जो कार है, उनको जब वो देखता है तो उनका सपना देख करके वो बिल्कुल खुश है। ऑफ द खुश है द स्टेट, गलियों में, ऑफिस टाउन, उसके गलियों में, उसके कस्बे में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फ्यू एरोप्लेन्स, ना के बराबर, या कह सकते हैं बहुत ही कम जो एरोप्लेन्स है, हवाई जहाज है, वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। बहुत ही कम ऐसे हवाई जहाज होते हैं, बहुत ही ना के बराबर हवाई जहाज है जो फिरोजाबाद में वहाँ पर से ऊपर से उड़ते हैं। तो यानी कि उसने इस प्रकार से कहा है। और इसे ये जो कहानियाँ हमारी अब यहाँ समाप्त होती है। इसके ऑथर है जो आपने पहले बता दिया, अनीश जंग है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे।